गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जब 12वां चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसकी पहली वीडियो में मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी की परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र के बारे में जानकारी दी थी। अब उन क्षेत्रों का कहाँ कहाँ किस किस काम में उपयोग हो रहा है वह आज हम देखते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है बायोटेक्नोलॉजी का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किस किस के पदार्थों के या किस किस चीज़ों के निर्माण में जो है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है वो आज हम देखेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में एक तो स्टेम सेल के निर्माण में, स्टेम सेल, इंटरफेरॉन के निर्माण में, इंटरफेरॉन के निर्माण में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के निर्माण में, इसके अलावा हार्मोन्स के निर्माण में। जिन जिन पदार्थों के निर्माण में चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल तकनीक के बारे में देखते हैं हम। ठीक है, सबसे आधुनिक, सबसे विकसित और सबसे ज़्यादा उपयोगी टेक्निक है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। इस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो मिली थी वो 1800 में मिली थी। केवल जानकारी मिली थी कि कोई सेल होती है जिसमें पुनरुद्भवन और नवीनीकरण की क्षमता पाई जाती है जिससे कि विभिन्न रोगों का उपचार किया जा सकता है, पर इसकी पूरी जानकारी नहीं मिली थी। 1908 में अलेक्जेंडर मैक्सिमोव, नाम याद रखना, मैक्सिमोव नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, इस स्टेम सेल शब्द का प्रयोग किया। मतलब पहले जो कोशिका खोज ली गई थी, स्टेम सेल कोशिका पहले से खोज ली गई थी पर उसका नाम नहीं रखा गया था। उसका काम पता चल गया था कि ये पुनरुद्भवन करके, रीजनरेशन करके, नवीनीकरण करके, मरम्मत करके बीमारी के उपचार में इसका उपयोग कर सकते हैं, पर इसके नाम के बारे में जानकारी दी थी किसने? अलेक्जेंडर मैक्सिमोव ने 1908 में। इनके 99 साल बाद 2007 में, वैज्ञानिक बहुत अच्छे हैं पर नाम उनका अटाला है। ठीक है, क्या नाम है? अटाला। 2007 में अटाले का पूरा नाम देख लो, एंथोनी, अमर अकबर का भाई एंथोनी अटाला। उसने 2007 में जो भ्रूण जिस द्रव में डूबा रहता है, भ्रूण एमनियोटिक द्रव, इस एमनियोटिक द्रव से कौन सी कोशिका निकाली इनने? स्टेम सेल कोशिका का, स्टेम सेल को निकाल करके उसकी जानकारी इस अटाला नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तीनों बातें अच्छे से याद रखना। 1800 में इस सेल को खोज लिया गया था, 1908 में इसका नाम दिया था, फिर 2007 में इसको अटाले ने एमनियोटिक द्रव के अंदर से निकाली थी, एमनियोटिक द्रव से पृथक करके बताई थी और बताया था कि ये जो स्टेम सेल है, इस स्टेम सेल में रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है और एक सेल से 2 सेल निर्मित हो जाती है। और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था जब स्टेम सेल की पूर्ण जानकारी मिली थी। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी जो है सबसे तेजी से विकसित होने वाली, तेजी से बढ़ने वाली और विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सक्रिय तकनीक के रूप में जानी जाने लगी है। अब स्टेम सेल है क्या? 3 आ याद रखना, अविशिष्ट, अविभाजित, अनुवांशिक। 3 आ याद रखना, ठीक है, अविशिष्ट, अविभाजित और अनुवांशिक कोशिकाओं का समूह। कैसी कोशिकाओं का? जो विशेषीकृत नहीं है और न ही उनमें विभाजन हो रहा है। उस कोशिकाओं का समूह जो बाद में विभाजन करके अपने समान कोशिकाओं की कॉपी तैयार करने की क्षमता रखती है। ठीक है, स्टेम सेल क्या है? अविशिष्ट, अविभाजित, अनुवांशिक कोशिकाओं का समूह जो कि विभाजन करके अपने जैसी सेम टू सेम नई कोशिका को बनाने की क्षमता रखती है। क्या कहलाती है? स्टेम सेल कहलाती है। और ये स्टेम सेल जो है बहुकोशिकीय जीवों में ही विकसित होती है। कौन से जीवों में? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बहुकोशिकीय जीवों में ही स्टेम सेल का निर्माण होता है। और इस स्टेम सेल के कारण ही अंगों की मरम्मत, अंगों की रिपेयरिंग या नवीनीकरण किया जा सकता है। उदाहरण की बात करें तो जो पाचन तंत्र की स्टेम सेल है, पाचन तंत्र की स्टेम सेल, और इसके अलावा पाचन तंत्र के अलावा एक और याद रखना, अस्थि मज्जा की स्टेम सेल।
इन स्टेम सेल में क्षमता पाई जाती है कि जैसे ही इसके अंदर की कोशिका मरती हैं तो स्टेम सेल विभाजन करके इनकी संख्या को वापस से बराबर कर देती हैं। तो पाचन तंत्र की कोशिकाओं में और अस्थि मज्जा में जो स्टेम सेल पाई जाती है उनमें विशेष प्रकार का पुनरुद्भवन और नवीनीकरण मरम्मत की क्षमता पाई जाती है। एक उदाहरण ये है। इसके अलावा हृदय में भी स्टेम सेल होती है, हार्ट में भी, मस्तिष्क से भी स्टेम सेल का निर्माण होता है या मस्तिष्क में भी पाई जाती है। इसके अलावा अग्नाशय में भी, परंतु इन तीनों जगह की जो स्टेम सेल है एक विशेष परिस्थिति में ही, हमेशा नहीं करती, एक कुछ विशेष परिस्थितियां बनती उस समय ही विभाजन करके नई कोशिका का निर्माण करती है। तो ये हुई हमारी स्टेम सेल। अब स्टेम सेल का उपयोग देखें, उपयोग की बात करें तो स्टेम सेल के 2-3 प्रमुख उपयोग हैं। सबसे पहले पुनरुद्भवन और मरम्मत का कार्य करना, मतलब कोई भी अंग या कोई भी कोशिका टूट फूट जाए तो उस कोशिका का, अंग का या ऊतक की टूट फूट की मरम्मत करना या पुनरुद्भवन करना पहला इसका उपयोग है। दूसरा उपयोग की बात करें तो इस स्टेम सेल के द्वारा, याद रखना, स्टेम सेल के द्वारा जो है अस्थि, मज्जा, रेटिना, आँख, बाल, इन सब की कोशिकाओं, जो पुरानी कोशिका है, मृत कोशिका, उसका प्रतिस्थापन करने की क्षमता पाई जाती है में, स्टेम सेल में। इसके अलावा मधुमेह, डायबिटीज़ के मधुमेह के उपचार में भी किसका उपयोग किया जाता है, स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो नष्ट हो जाते हैं ऊतक, उन नष्ट हुए ऊतकों के रिप्लेसमेंट, मतलब उनके प्रतिस्थापन में भी स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो फिर से देख लें, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली टेक्नोलॉजी है। विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उन्नति इस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी ने ही की है। स्टेम सेल शब्द के बारे में सबसे पहले 1800 में जानकारी प्राप्त हुई थी और 1908 में अलेक्जेंडर मैक्सिमोव ने सबसे पहले स्टेम सेल शब्द का प्रयोग करा था। अभी फ़िलहाल में 13 साल पहले ही एंथोनी अटाला नामक वैज्ञानिक ने एमनियोटिक द्रव से स्टेम सेल को निकालने में सफलता हासिल की है। ठीक है, अब स्टेम सेल की परिभाषा अविशिष्ट, अविभाजित आनुवांशिक कोशिकाओं का समूह जो विभाजन करके अपने ही समान नई कोशिका की कॉपी तैयार करने की, प्रतिलिपि तैयार करने की क्षमता रखती है। और ये सेल केवल किनमें, बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। उदाहरण बता दी, पाचन तंत्र और अस्थि मज्जा की कोशिका क्या करती है, मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम करती है, नवीनीकरण का काम करती है और सामान्यता करती रहती है। परंतु हृदय की, मस्तिष्क की और अग्नाशय की जो स्टेम सेल है विशेष परिस्थितियों में ही ये कार्य करती हैं। उपयोग बता दिए, मरम्मत करना, पुनरुद्भवन करना, टूटे फूटे अस्थि, रेटिना, बाल या अंगों का प्रतिस्थापन करना, मधुमेह के उपचार में मदद करना और नष्ट ऊतकों का प्रतिस्थापन करना। ये हुआ स्टेम सेल। अब स्टेम सेल के बाद हम अगली देखते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन है क्या, याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में इंटरफेरॉन के बारे में पूछ लेते हैं। इंटरफेरॉन जो है एक विषाणु रोधी प्रोटीन है। ऑब्जेक्टिव में विषाणु रोधी प्रोटीन किसे कहा जाता है, लिख दो नीचे। विषाणु रोधी प्रोटीन का नाम क्या है, इंटरफेरॉन। आप सब जानते हैं इंटरफेरॉन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है और बना काहे का होता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल का बना हुआ होता है। अच्छा, ये जो अभी चित्र बताया मैंने किसका, स्टेम सेल का, ये चित्र भी ऐसा कैसे ही आपको बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना बीच में कहीं के टाइम पे। इंटरफेरॉन जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसका काम है विषाणु के गुणन को रोकना या वृद्धि को बाधित करना। ठीक है, वृद्धि को रोकना या बाधित करना इसका काम है इंटरफेरॉन का। तो इंटरफेरॉन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो विषाणु के द्वारा ही निर्मित होते हैं। विषाणु के कारण ही हमारे शरीर में इसका निर्माण होता है और विषाणु को ही नष्ट करने का काम करता है कौन, इंटरफेरॉन। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इंटरफेरॉन का निर्माण जो है बहुत अधिक किया जा रहा है और इंटरफेरॉन का उपयोग जो है विभिन्न बीमारियों के उपचार में किया जा रहा है। अब इंटरफेरॉन जो है भौतिक और रासायनिक आधार पर जो है इंटरफेरॉन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आप तीनों इंटरफेरॉन को ध्यान से देखो। एक अल्फा इंटरफेरॉन, इसको
ल्यूकोसाइड इंटरफेरॉन भी कहते हैं, ल्यूकोसाइड। दो शब्द याद रखना पड़ेंगे। अल्फा इंटरफेरॉन जो है सेंडाई वायरस, कौन सा वायरस? सेंडाई वायरस। इसके प्रभाव के कारण जो है निर्मित होते हैं हमारी आरबीसी के अंदर। निर्मित कहाँ होता है ये इंटरफेरॉन? आरबीसी में। और किसके प्रभाव से निर्मित होता है? सेंडाई वायरस के। तो सेंडाई वायरस के प्रभाव के कारण लाल रक्त कणिका या कोशिका के अंदर एक विशेष प्रकार का इंटरफेरॉन बनता है। उस इंटरफेरॉन को अल्फा इंटरफेरॉन या ल्यूकोसाइड कहा जाता है। वास्तव में अल्फा इंटरफेरॉन जो है 5 प्रोटीन का समूह है, जिन्हें IFN इंटरफेरॉन अल्फा 1, इंटरफेरॉन अल्फा 2, इंटरफेरॉन अल्फा 3, इंटरफेरॉन अल्फा 4 और इंटरफेरॉन अल्फा 5 के नाम से जाना जाता है। तो पहला हो गया अल्फा इंटरफेरॉन या ल्यूकोसाइड, सेंडाई वायरस के कारण आरबीसी की कोशिका में बनने वाले विशेष प्रकार के इंटरफेरॉन को अल्फा इंटरफेरॉन या ल्यूकोसाइड कहते हैं। ठीक है, ये इंटरफेरॉन वास्तव में 5 प्रोटीन का समूह है। 5 प्रोटीन कौन से? इंटरफेरॉन अल्फा 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा आता है बीटा इंटरफेरॉन। बीटा इंटरफेरॉन, इस बीटा इंटरफेरॉन का अगला नाम है फाइब्रोब्लास्ट। अब ये जो है ये सेंडाई वायरस के कारण बना, ये आरएनए की प्रेरणा से बनता है। कौन सा वाला? बीटा इंटरफेरॉन। और कहाँ बनता है? डब्ल्यूबीसी में, श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर निर्मित होता है। ये सेंडाई वायरस के प्रभाव के कारण आरबीसी में या आरएनए के प्रभाव के कारण डब्ल्यूबीसी में निर्मित होने वाला विशेष प्रकार का इंटरफेरॉन है। अब जानते हो आप कि इंटरफेरॉन क्या है? प्रोटीन ही है। और प्रोटीन का एक अणु बराबर कितने? 20 अमीनो अम्ल। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो जो ये 20 अमीनो अम्ल हैं, ये मिलकर के एक श्रृंखला बनाते हैं, उसको बोलते हैं पेप्टाइड श्रृंखला। और श्रृंखला जो है बहुत सारे अमीनो अम्ल की बनी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो इस बीटा इंटरफेरॉन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और इस अल्फा इंटरफेरॉन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बहुत अधिक अंतर होता है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तीसरा और आखिरी आता है गामा इंटरफेरॉन, या इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है इम्यून इंटरफेरॉन। इतना सा याद रखना है कि एंटीजन के उद्दीपन के कारण, किसके? एंटीजन के उद्दीपन के कारण लिम्फोसाइट द्वारा, किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के प्रभाव के द्वारा या एंटीजन के उद्दीपन से ये लिम्फोसाइट प्रेरित हो जाती है या उत्तेजित हो जाती है और एक विशेष प्रकार का इंटरफेरॉन बनाती है। इस इंटरफेरॉन को गामा इंटरफेरॉन या इम्यून इंटरफेरॉन कहा जाता है। ये इंटरफेरॉन जो है इन दोनों इंटरफेरॉन की अपेक्षा 1000 से 10,000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा इंटरफेरॉन क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो इंटरफेरॉन आपको समझ में आ गया परिभाषा। इंटरफेरॉन एक विशेष प्रकार का विषाणुरोधी प्रोटीन है जो विषाणु की वृद्धि या गुणन को रोकने का कार्य करता है। वर्तमान समय में इंटरफेरॉन का विभिन्न बीमारियों के उपचार में उपयोग किया जा रहा है। 3 प्रकार का इंटरफेरॉन है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा इंटरफेरॉन सेंडाई वायरस के कारण आरबीसी में बनता है। बीटा इंटरफेरॉन आरएनए के उद्दीपन के कारण डब्ल्यूबीसी में बनता है। और गामा इंटरफेरॉन या इम्यून इंटरफेरॉन एंटीजन के प्रभाव के कारण लिम्फोसाइट में बनता है। अब आता है इसका उपयोग। एकमात्र उपयोग है, समझ ही गए होंगे इंटरफेरॉन का एकमात्र उपयोग क्या है? विषाणुओं के गुणन को या वृद्धि को रोकना। ठीक है, ये काम है इसका इंटरफेरॉन का उपयोग या काम। अब ये इंटरफेरॉन का निर्माण कैसे होता है, अगला क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन बना इंटरफेरॉन क्या है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम अब इंटरफेरॉन बनाने की विधि, किस प्रकार इंटरफेरॉन निर्माण किया जाता है। अब इंटरफेरॉन निर्माण की 2 विधियां हैं, एक तो प्राकृतिक विधि और एक कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि जो है महत्वपूर्ण है। इंटरफेरॉन निर्माण की विधि
ठीक है, दो विधियां हैं इंटरफेरॉन निर्माण की। पहली विधि का नाम है कृत्रिम विधि, आर्टिफिशियल तरीके से इंटरफेरॉन निर्माण होता है, और दूसरी है प्राकृतिक विधि। कृत्रिम विधि जो है बहुत छोटी है और महत्वपूर्ण नहीं है, और इसके बारे में आपकी बुक में डिटेल में भी नहीं दिया है। पर कृत्रिम तरीके से याद रखना, दो तरीके से इंटरफेरॉन का निर्माण होता है। कौन कौन से दो तरीके आपको अच्छे से याद रखना कि जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय एक रसायन का स्त्रावण होता है। इस रसायन के द्वारा कृत्रिम तरीके से किसका निर्माण किया जाता है? इंटरफेरॉन का निर्माण किया जा सकता है कोशिका विभाजन के समय स्त्रावित होने वाले रसायन द्वारा, पहला। दूसरा, जो डबल हेलिक्स आरएनए, क्योंकि आपको पता है कि आरएनए क्या होता है? सिंगल हेलिक्स होता है। अपवाद स्वरूप किसी को याद हो तो लिख दो कमेंट बॉक्स में कि कौन सा है डबल हेलिक्स आरएनए डबल हेलिक्स किसका है, किस वायरस में पाया जाता है डबल हेलिक्स आरएनए, वो लिख दो जल्दी से। तो एक तो कोशिका विभाजन के समय निकलने वाले रसायन के कारण, और दूसरा डबल हेलिक्स आरएनए के कारण काय का निर्माण होता है? कृत्रिम रूप से इंटरफेरॉन का निर्माण होता है। और इंटरफेरॉन के निर्माण के लिए 514 नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार की आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्टिव में याद रख लेना, आरएनए द्वारा इंटरफेरॉन के निर्माण में कितने नाइट्रोजन बेस आवश्यक होते हैं? तो 514। कोशिका विभाजन के समय निकलने वाले रसायन के द्वारा किस पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है? इंटरफेरॉन का। अब प्राकृतिक रूप से इंटरफेरॉन का निर्माण। अब प्राकृतिक रूप से जो इंटरफेरॉन का निर्माण बहुत अच्छी सी सिंपल सी टेक्निक है, जो चित्र जो है आपकी किताब में दे रखा है वो बना लेना, या मैं जो बना रहा हूँ सिंपल सा वो बनाना। प्राकृतिक रूप से जो है इंटरफेरॉन का निर्माण जो है निम्न चरणों में होता है। सबसे पहले जैसे ये पोषक कोशिका है, उसके अंदर एक केंद्रक है, होस्ट सेल है। जब भी कोई वायरस जो है किसके संपर्क में आता है? इस पोषक कोशिका के। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? वायरस पोषक कोशिका के संपर्क में आता है। दूसरे स्टेप में इस पोषक कोशिका के अंदर, ये केंद्रक है, ठीक है, इस पोषक कोशिका के अंदर इस वायरस का कौन? केवल आनुवांशिक पदार्थ कौन? आरएनए इस पोषक कोशिका में पहुंच गया। पहली स्टेप में वायरस जो है पोषक कोशिका के संपर्क में आया। दूसरी अवस्था में इस वायरस का आनुवांशिक पदार्थ मतलब आरएनए कहाँ? पोषक की कोशिका के अंदर चला गया। तीसरी अवस्था में इस पोषक की कोशिका के अंदर इसने डुप्लीकेशन शुरू कर दिया, द्विगुणन शुरू कर दिया। तो ये सिंगल हेलिक्स की जगह डबल हेलिक्स आरएनए हो गया, और अपना कवर भी बना लिया अंदर जाकर के, केंद्रक मौजूद है। जैसे ही यहाँ पर इस कोशिका के अंदर वायरस बनने लगा, तो इस वायरस के प्रभाव के कारण चौथी स्टेप में इस कोशिका के अंदर केंद्रक है, और ये जो है आरएनए, किसका आरएनए है? विषाणु का आरएनए। इस आरएनए की उपस्थिति के कारण यहाँ पे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन निर्मित हो जाता है। इस विशेष प्रकार के प्रोटीन को ही क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन। अब ये इंटरफेरॉन जो कि प्रोटीन का बना है, और प्रोटीन अमीनो अम्ल का, और अमीनो अम्ल का अणुभार कम होने के कारण यहाँ से ये इंटरफेरॉन शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुँच जाता है। और जब सारी कोशिकाओं में पहुँच जाता है, अंगों में, पूरे अंगों में, तो इंटरफेरॉन की उपस्थिति के कारण अब अगली चीज होगी क्या? कि जब इस कोशिका पर, इंटरफेरॉन युक्त कोशिका पर कोई दूसरा विषाणु आक्रमण, हमला करने का प्रयास करता है, और इसके आरएनए इस कोशिका के अंदर जाते हैं, तो अंदर जाकर के इस इंटरफेरॉन की उपस्थिति के कारण ये आरएनए डुप्लीकेशन, द्विगुणन नहीं कर पाता है, और इसका द्विगुणन नहीं कर पाने के कारण अंदर वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। मतलब कौन बन चुका? अंदर इंटरफेरॉन बनता है। ये प्राकृतिक तरीके से बनता है। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। 7 स्टेप में इंटरफेरॉन का निर्माण होगा। सबसे पहले कोशिका से वायरस की कोशिका जुड़ेगी। दूसरे नंबर पे वायरस का आरएनए पोषक कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। तीसरे नंबर पे यहाँ द्विगुणन या डुप्लीकेशन करेगा, डबल हेलिक्स वाला हो जाएगा। चौथे नंबर पे जब ये आरएनए द्विगुणन करने लग जाएगा, इसका कवर बन जाएगा, उसके बाद इस कोशिका के अंदर इंटरफेरॉन बन जाएंगे। पांचवें नंबर पे ये इंटरफेरॉन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। छठे नंबर पे विभिन्न कोशिकाओं में जब इंटरफेरॉन पहुंच जाते हैं, तो जब कोई दूसरा विषाणु इस पर आक्रमण करता है और उसका आरएनए इस कोशिका में प्रवेश करता है, तो छठे नंबर पे उस प्रवेश के बाद उसका द्विगुणन रुक जाता है। किसके उपस्थिति के कारण? इंटरफेरॉन की उपस्थिति के कारण। और सातवें नंबर पे इस इंटरफेरॉन युक्त कोशिका के अंदर किसी भी वायरस का इन्फेक्शन, संक्रमण नहीं हो पाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस इंटरफेरॉन का सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है।
तो ये हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि किसके निर्माण की, इंटरफेरॉन के निर्माण की। तो आज हमारी इस वीडियो में 3 क्वेश्चन हुए हैं। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है, दूसरा इंटरफेरॉन क्या है, कितने प्रकार का, और तीसरा इंटरफेरॉन निर्माण की विधियों का वर्णन करिए। ओके, थैंक यू।